तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अमस होम स्टडी पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की सभ्यता। ठीक है, राजस्थान की सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता और आर्य सभ्यता के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज हम आर्य सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता के बारे में संपूर्ण वीडियो की क्लास लेके आ चुके हैं और एचडी फ्री नोट्स भी आपको मैं बताऊंगा। इस वीडियो में आपको एचडी फ्री नोट्स देखने को मिलेंगे, जिसको देख के ही आपको पूरा आनंद आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक बने रहें, क्योंकि जो सवाल बनेंगे वो यहीं से बनेंगे। ठीक है, एक भी प्रश्न सभ्यताओं से आपका बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो भाई वीडियो के अंत तक बने रहिए। आगे हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, यदि आप इस चैनल पर नए हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको देखने को मिलते रहे। और अपने चैनल एमएस होम स्टडी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन और बहुत एकदम खतरनाक, बढ़िया, एकदम शानदार नोट्स लेके आपके लिए आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अपन आगे शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो क्लास की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले अपनी सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। ठीक है दोस्तों, हम गणेश्वर सभ्यता की दोस्तों बात करने वाले हैं पहले। तो इसमें अपन देखते हैं गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, यह सभ्यता अपने कांतली नदी नीमका थाना में स्थित है। तो दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है? जो अपना राजस्थान है, राजस्थान के अंदर आपको पता होगा कि पहले 33 जिले थे, अब राजस्थान के अंदर 50 जिले हैं वर्तमान में, जिसमें एक नया जिला बना है जिसका नाम है नीम का थाना। पहले यह नीम का थाना सीकर के अंदर स्थित था। इसी नीम के थाने जिले के अंदर जो कांतली नदी बहती है, उसके किनारे पर जो सभ्यता है वह गणेश्वर सभ्यता है, जो इसके किनारे पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। फिर अपन बात करते हैं इस सभ्यता के बारे में, अन्य बात करते हैं। तो यह सभ्यता कांतली नदी नीम का थाना में पर स्थित है। ठीक है, इसका खोज का कार्य किया गया वो सन 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई। फिर देखते हैं दोस्तों हम इसका उत्खनन यानी इसका खुदाई का जो कार्य किया गया, वो खुदाई का कार्य किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो इसका खुदाई का कार्य किसके द्वारा किया गया? तो इसका खुदाई का कार्य किया गया अपने सन 1978 में रतन चंद्र अग्रवाल, जो इसके खोजकर्ता थे, उनके द्वारा व उनके सहयोगी विजय कुमार द्वारा इसका उत्खनन का जो कार्य है वो किया गया इस सभ्यता का। ठीक है दोस्तों, फिर अपन बात करते हैं आगे अपने, इसको क्या कहा जाता है? तो इस सभ्यता को दोस्तों ताम्र सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। यानी जो तांबे का निर्माण हुआ, सर्वप्रथम यहीं से तांबे का निर्माण हुआ, तो इसको ताम्र सभ्यताओं की जननी सभ्यता गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे हम चलते हैं। फिर ये एक नोट लगा के ही एक बात है वो लिख लेना इसके अंदर। ठीक है, ये नोट लगा के मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। स्टूडेंट इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है और ताम्रवती नगरी किसे कहा जाता है। तो भाई ताम्र सभ्यताओं की जननी मतलब जहाँ से तांबे का जन्म हुआ है वह अपने हैं गणेश्वर सभ्यता। तो गणेश्वर सभ्यता जो खेतड़ी नीम का थाना है वहाँ पर स्थित है। तो भाई इस सभ्यता को ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। और ताम्रवती नगरी, तो नगरी अपने आहड़ उदयपुर को कहा जाता है। तो पहले अब नोट लगा के देखें तांबा जिला कहाँ पर है। तो तांबा जिला जो खेतड़ी है उसको तांबा जिला कहा जाता है। तांबा जिला पहले सीकर के अंदर झुंझुनू के अंदर था खेतड़ी, अब जो है जो नीम का थाना के अंदर आ गया है। तो भाई तांबा जिला अब कौन गया? नीम का थाना खेतड़ी तांबा जिला कहलाता है। ताम्रवती नगरी जो आहड़ है, जो आहड़ कहाँ पर स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है आहड़। तो आहड़ उदयपुर को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे इस सभ्यता के बारे में कि भाई इस सभ्यता के अंदर किस किस चीज़ों के अवशेष मिले। ठीक है दोस्तों, कौन सी चीज़ों के इसके अंदर अवशेष मिले, क्या क्या इस चीज़ इस सभ्यता के अंदर हमें प्राप्त हुई। ठीक है दोस्तों, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले इसका समय निर्धारण। जो ये सभ्यता है वह कितनी पुरानी है? तो दोस्तों इस सभ्यता को माना जाता है कि ये 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व इसका समय माना गया। यानी ये 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक पुरानी ये सभ्यता है। ठीक है, फिर अपन देखेंगे आगे। फिर दोस्तों आगे देखेंगे अपनी भवन
यहाँ पर भवन निर्माण पत्थर द्वारा किया जाता था। यहाँ पर ईंटें थी, उसके उपरांत भी यहाँ पर भवन के जो निर्माण कार्य है, जो भवन का निर्माण कार्य है वो पत्थरों द्वारा किया जाता था। ठीक है, तो दोस्तों एक सवाल ये भी मिलता है, पत्थर के बने मकान कहाँ पर मिले हैं? तो भाई गणेश्वर सभ्यता के अंदर पत्थर बनाने के मकान मिले हैं, एवं पत्थर बनाने का पुल भी यहाँ इस सभ्यता से देखने को मिला है। ये दोस्तों ये लाइन है वो बहुत मोस्ट लाइन है, तो आप इसको एक मोस्ट ही तौर पर इसको कर लीजिए। फिर अपन देखते हैं ये सबसे मोस्ट चीज़ ये है कि भाई तांबे का मछली पकड़ने का कांटा किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? तो वो अपनी गणेश्वर सभ्यता से तांबे का मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है, तथा यहाँ पर दोहरी पेचदार पिन भी मिली है। ठीक है दोस्तों, दोहरी पेचदार पिन मिली है। फिर अपन बात करते हैं अपने सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस सभ्यता को क्या कहा जाता है? पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। इस सभ्यता के अंदर कम से कम 2000 तांबे के उपकरण मिले हैं। ठीक, कितने दोस्तों? कम से कम इसके सभ्यता के अंदर 2000 तांबे के उपकरण मिले हैं, जिसमें लगभग 99% तांबा अपने को देखने को मिला है। ठीक है, मतलब शुद्ध एकदम तांबे के अवशेष मिले, अवशेष के जो बर्तन हैं वो मिले हैं। ठीक है, 99% उसमें तांबा था। और यहाँ पर नालीदार प्याला भी मिला है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, भाई नालीदार प्याला किस सभ्यता के अंदर मिला है? तो भाई गणेश्वर सभ्यता के अंदर नालीदार प्याला मिला है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपनी मृद पात्र की। मृद पात्र का मतलब दोस्तों ये होता है कि मृद यानी मृदा यानी मिट्टी के जो बने बर्तन हैं उन्हें मृद पात्र कहा जाता है। यहाँ से प्राप्त मृद पात्रों यानी मिट्टी के बने बर्तनों को कृष्णवर्णी मृद पात्र या गेरुक मृद पात्र कहा जाता है, ये जो कहलाते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं यहाँ पर रिजर्व्ड शिल्प मृद भांड भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। मृद भांड यानी आपको पता है मिट्टी के बने जैसे बर्तन होते हैं उन्हें मृद भांड कहा जाते हैं। देखो जैसे इस प्रकार इस फोटो के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मृद पात्र कैसे दिखाई देते हैं। तो मृद पात्र इस प्रकार के अपन को दिखाई देते हैं, यानी मिट्टी के बने जो बर्तन होते हैं उन्हें मृद पात्र कहा जाता है। फिर बात करते हैं अपनी इस सभ्यता को, जो अपने तांबा है, जो तांबा का कच्चा माल है वो किस सभ्यता से किस स्थान से प्राप्त होता था? तो यहाँ से जो तांबा का जो अवशेष जो बर्तन बनते हैं थे वो खेतड़ी की जो तांबे की खान है और खोदरीबा जो अलवर की प्रसिद्ध तांबे की खान है, उससे यहाँ से कच्चा जो तांबा था, ठीक है, जो कच्चा तांबा था वो यहाँ से प्राप्त होता था। सभ्यता को तांबा खेतड़ी एवं खोदरीबा अलवर की प्रसिद्ध खान से प्राप्त होता था। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने कर ली है एकदम अच्छे से अपने नीम का जो गणेश्वर सभ्यता है इसको अच्छे से तरीके से अपन कर लिए। तो आपको इसके नोट्स से भी स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स ले सकते हो, नहीं तो अपने टेलीग्राम चैनल MS होम स्टडी जो टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में है उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर ये अच्छे जो नोट्स हैं मैं उसको वहाँ पर डाल दूंगा। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं अपनी आहड़ सभ्यता के बारे में। ये दोस्तों आहड़ सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका बात करते हैं हम आहड़ सभ्यता। ठीक है, आहड़ सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो भाई आहड़ सभ्यता अपने उदयपुर के अंदर स्थित है, जो कि आयड़ नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता थी। ठीक है, ये सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई थी? तो भाई आयड़ नदी के किनारे बसी हुई थी, जो उदयपुर में स्थित है। ठीक है, इस सभ्यता को जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, इस सभ्यता को ताम्र नगरी, ठीक है, आघाटपुर, धूलकोट भी कहा जाता है। ठीक है, इस सभ्यता के क्या क्या नाम है भाई? तो इस सभ्यता के नाम है अपने ताम्रवती नगरी, आघाटपुर, धूलकोट आदि नामों से इस सभ्यता को जाना जाता है। फिर अब बात करते हैं अपनी जो आहड़ सभ्यता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो भाई यहाँ पर क्या होता था? तो भाई इस सभ्यता के अंदर जो ये सभ्यता स्थित है वहाँ पर जो मेवाड़ के महाराणा, जो मेवाड़ राज्य के अंदर जो महाराणा पैदा हुए उनका दाह संस्कार यानी जो अंतिम क्रियाकलाप, जो अंतिम संस्कार दाह संस्कार होता है, ठीक है, वो इनका इस स्थान के अंदर किया जाता था। तो इस स्थान को महासतियों का टीला भी कहा जाता है। भाई महासतियों का टीला कौन सी सभ्यता के अंदर स्थित है भाई? तो आहड़ सभ्यता के अंदर महासतियों का टीला स्थित है। ये बात आपको याद रखनी है। फिर बात करते हैं हम अपने आहड़ ताम्रवती नगरी, आघाटपुर, धूलकोट आदि नामों से जाना जाता है। उदयपुर के महाराणा
का दाह संस्कार होता था। इस कारण इस सभ्यता को महासत्य का टीला कहा जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपनी आहड़ संस्कृति व बनास उसकी सहायक नदियों के पास पनपी, इसलिए बनास संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, ये सभ्यता है वो है जो अपने बनास जो नदी है उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके तट पर ये सभ्यता ही पनपी, तो इस कारण इस सभ्यता को बनास संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर अपन आगे बात करेंगे अपने यहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई। ठीक है, यहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई, यहाँ से किस किस चीज़ें के अवशेष मिले। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि यहाँ से जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है, जो आपको सीधे के सीधे आपको परीक्षा देते समय आपको देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो अपन बात करते हैं पहले यहाँ पर लोग लाल भूरे रेखीय तथा एवं सफ़ेद बूंदों वाले मृद भांडों यानी मिट्टी के बने जो मिट्टी के बने पात्र होते हैं उनका प्रयोग करते देख सकते हैं इस फोटो के अंदर। ठीक है, इस फोटो के अंदर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं इससे मिट्टी के बने पात्र, क्योंकि पहले जो बर्तन बनाए जाते थे तो वो मिट्टी के बने होते थे। ठीक है, तो मिट्टी के बने पात्रों को यहाँ पर जो किस रंग के लाल भूरे एवं रेखीय बूंदों वाले मिट्टी के पात्र यानी मृद भांड उपयोग में लेते थे। ठीक है, तो दोस्तों इस सभ्यता की खोज किसके द्वारा हुई, ये प्रश्न बहुत बार आपको देखने को मिला, बहुत बार आपको देखने को मिलता है। तो भाई बात करेंगे इसकी खोज की, तो इसकी खोज के बारे में बात करेंगे। तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई भाई, इसकी खोज पहले सबसे प्रथम इसकी खोज का कार्य अक्षय कृति व्यास यानी AK व्यास द्वारा सन 1953 में, वह उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल यानी RC अग्रवाल द्वारा सन 1956 के मध्य इसका जो खोज का कार्य है वो किया गया। खोज का कार्य किसके द्वारा किया गया, अक्षय कृति व्यास सन 1953 व रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा सन 1956 के अंदर इसका उत्खनन कार्य जो खोज का कार्य है वो इनके दोनों वैज्ञानिकों द्वारा किया गया। तो भाई अच्छे से देख लेना आप, अच्छे से बढ़िया शानदार नोट्स है ये, एक एक लाइन आपको देखने को किताबें के अंदर मिलेगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि ये आपकी क्लास छूटे नहीं। ठीक है, तो भाई आगे देखते हैं अपन उत्खनन कार्य, इसका जो खुदाई का कार्य किया गया वो किसके द्वारा किया गया, तो इसका खुदाई का कार्य सन 1961 से 62 के मध्य। ठीक है, सन 1961 में हंसमुख धीरजलाल सांकड़िया यानी HD सांकड़िया, इसका शॉर्ट नेम HD सांकड़िया, इनका शॉर्ट नेम HD सांकड़िया, इनके द्वारा एवं VN मिश्र, किसके द्वारा, VN मिश्र के द्वारा इनके दोनों सहयोग के साथ उत्खनन कार्य किया गया। ठीक है, उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया, सन 1961 से 62 के मध्य हंसमुख धीरजलाल सांकड़िया HD सांकड़िया एवं VN मिश्र द्वारा। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं यहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई, क्या क्या हमें चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये लौह युगीन अवशेष मिले हैं, यह यहाँ पाषाण यानी पत्थर एवं लौह युगीन अवशेष मिले हैं, यानी लोहे के भी यहाँ पर अवशेष मिले हैं। समय 1800 ईस्वी से 1200 ईस्वी पूर्व माना गया है। ठीक है दोस्तों, इस सभ्यता का समय 1800 ईसा पूर्व से 1200 यानी यह गणेश्वर सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता थी। ठीक है, ये सभ्यता 1800 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व माना गया है। फिर इनके द्वारा माना गया है कि इसका समय 1800 से नहीं 1900 से 1200 ईसा पूर्व बताया गया है। ठीक है, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व माना गया समय। तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे इस सभ्यता, यह सभ्यता 8 बार बनी व 8 बार उजड़ी, यानी यह सभ्यता 8 बार तो बन चुकी थी और 8 बार ये सभ्यता किसी प्राकृतिक किसी आपदा कारण यह सभ्यता मिट चुकी थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम अपना इस सभ्यता से घर में 6 चूल्हे मिले। ठीक है, इस सभ्यता में घर से 6 चूल्हे मिले। ठीक है, घर से क्या मिले दोस्तों, तो घर से 6 चूल्हे मिले। ठीक है, बकरी हिरण आदि की हड्डियाँ मिली। ठीक है, तस्त्री, ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, रट्टा मार लो आप,
यदि इस सभ्यता से प्रश्न आया तो ये प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तस्त्री एवं पूजा के काम आने वाले धूप दान, जो पूजा के काम आने वाले धूप और दान होते हैं वो किस सभ्यता के अंदर मिले? तो भाई ये अपने आर्य सभ्यता के, ईरानी आर्य सभ्यता के से ये अवशेष मिले। और इस सभ्यता का संबंध ईरान से माना जाता है, क्योंकि ये जो धूपदान मिले ऐसी ही ईरान से भी धूपदान प्राप्त होती है। ठीक है, फिर आगे अब हम बात करते हैं यहाँ पर तांबे। ठीक है, तांबे को गलाने के लिए भट्टियाँ मिली। बिना हत्थों के जलपात्र, यानी बिना हत्थों के, यानी सीधे ऐसे बिना पकड़ने वाले हत्थों के जलपात्र मिले। एक बेल मिला। ठीक है, एक बेल की मूर्ति मिली जिसे बलासिन बुल नाम दिया गया है। यहाँ से एक बेल की मूर्ति मिली है जिसे बलासिन बुल नाम दिया गया है। फिर दोस्तों आगे हम बात करेंगे यह ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, जो ग्रामीण सभ्यता होती है उसमें तो आपको पता ही है, ग्रामीण सभ्यता के अंदर काम पशुपालक, खेती का ऐसे काम होता है। अभी ये ग्रामीण सभ्यता थी एवं अर्थव्यवस्था पशुपालक, यानी पशु चराने का काम करते थे। बर्तन एवं उपकरण बनाने के उद्योग यहाँ पर स्थित थे। ठीक है, यहाँ से सिंधु सभ्यता को ताम्र धातु से बनी वस्तुएं भेजी जाती। ठीक है, जो सिंधु सभ्यता है उसे यहाँ से बनी वस्तुएं, जो तांबे की वस्तुएं बनाई जाती थी यहाँ से, वही अपने सिंधु सभ्यता के अंदर भेजी जाती थी। मकान में गीली मिट्टी का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जो यहाँ से बने मकान प्राप्त हुए हैं उसके अंदर गीली मिट्टी का प्रयोग, जैसे मकान उसके ऊपर गीली मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और पत्थर द्वारा बनाए जाते थे। पैर चालित चक्की। ठीक है, पैर चालित चक्की व सूत काटने, यानी सूत काटने का जो चरखा होता है वो भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। फिर देखते हैं आदिवासियों के खाद्यान्न फसलें। जो आदिवासियों की मुख्य खाने वाली फसलें, जो खाद्यान्न फसलें थी वो कौन सी थी भाई? तो फसल थी चावल और बाजरा यहाँ की मुख्य खाद्यान्न फसलें थी। फिर बात करते हैं यहाँ पर क्या मिला है। यहाँ पर कुल्हाड़ियाँ मिली, पानी सूखने के अवशेष मिले हैं। ठीक है, जिसमें ज़मीन के अंदर से गड्ढा खोद के इसे घड़े पर घड़ा रख कर जैसे बनाया जाता था। ठीक है, कुल्हाड़ी पानी सूखने तो गड्ढे बनाएंगे जिसमें गड्ढे होते थे। ठीक है, देख लो ये समृद्ध पात्र आपको देखने को यहाँ पर मिली। यहाँ पर मुद्रा मिली जिसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। एक मुद्रा, ठीक है, एक मुद्रा त्रिशूल, अन्य यूनानी शैली में मुद्रा मिली है यहाँ पर। ठीक है, फिर बात करते हैं कपड़ों की छपाई। ठीक है, कपड़ों की जो छपाई करते हैं, जैसे ये कपड़े होते हैं, इस कपड़ों की छपाई करते हैं तो जो ठप्पे मिले हैं वो इस सभ्यता में आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कपड़ों की छपाई के ठप्पे मिले हैं। ठीक है, कपड़ों की छपाई के ठप्पे मिले हैं। वह शरीर से जो मेल होता है शरीर का, उसको छुड़ाने हेतु जो झावे बनाए जाते हैं। ठीक है, जो झावे होते हैं वो जो वर्तमान समय में ऐसे झावे यूज लेते हैं, वो झावे भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और झावे, टोल, बाट आदि प्राप्त हुए हैं। देखने को भी मिले। ठीक है, फिर अगर बात करें यहाँ का पालतू जानवर कौन होता था, तो यहाँ का कुत्ता, गेंडा, हाथी, मेंढक, पालतू पशु समान मिले। यहाँ पर कुत्ते, गेंडे, हाथी, मेंढक आदि पशुओं को पाला जाता था। तांबे की मुद्रा तांबे की 6 मुद्रा व 3 मोहरें मिली थी। ठीक है, यहाँ से मिली है। तांबे की 6 मुद्रा मिली है व 3 मोहरें मिली है, जिसमें एक पर ऐसे त्रिशूल का चित्र। ठीक है, और दूसरे पर कुमारी, दूसरे पर अपने यूनानी देवता अपोलो का चित्र मिला है। जैसे यूनानी देवता अपोलो है, इसका चित्र यहाँ पर मिला है, हाथ में तरकस लिए। ठीक है, और इस सभ्यता पर यूनानी भाषा के अंदर इस सभ्यता की मुद्रा पर यूनानी भाषा के अंदर, जो यूनानी भाषा है उसके अंदर यूनानी भाषा
यूनानी भाषा के अंदर आपको देखने को मिलेगा पलिस्ता। यूनानी भाषा के अंदर जो मुद्रा पर पलिस्ता विष, ठीक है, विहितब विष सॉरी और पलित्सा तथा तात्या थॉमसन नाम का नाम अंकन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपके इस वीडियो से बहुत मदद मिलेगी, और जहाँ से यहाँ पे प्रश्न आएंगे सीधे सीधे इस PDF से प्रश्न आएंगे, और शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स हैं, ठीक है, और बहुत ही शॉर्ट नोट आपको इसके अंदर जो देखने को मिल रही है वो बहुत शॉर्ट नोट्स हैं। तो भाई आपको यदि आपको इसको PDF चाहिए तो अपने टेलीग्राम चैनल MS होम स्टडी, ठीक है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, इसलिए आगे दीजिए। जय हिंद, जय भारत, सभी को राम राम, और अपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलते जय हिंद, जय भारत, सभी को राम राम।